चलिए अब देखते हैं कंडीशन फॉर मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर। मतलब हम यहाँ ये देखने जा रहे हैं कि हम अपनी बोट को रिवर में किस डायरेक्शन में हेडेड करें कि इस रिवर को मिनिमम टाइम में क्रॉस कर जाए। जो वेलोसिटी ऑफ रिवर है वो आपको u दिया हुआ है, उसका मैग्नीट्यूड, और वेलोसिटी ऑफ बोट इन फ्रेम ऑफ रिवर का जो मैग्नीट्यूड है वो आपको v दिया हुआ है। मतलब सिचुएशन क्या है देखिएगा, हमें इस रिवर को क्रॉस करना है और हमें यह नहीं पता कि हम अपने बोट को किस डायरेक्शन में हेडेड करें कि इस रिवर को मिनिमम टाइम में क्रॉस कर जाए। तो मान लेते हैं कि सपोज हमने अपने बोट को इस डायरेक्शन में हेडेड किया, क्योंकि वर्टिकल लाइन के साथ कितना एंगल है थीटा, और इसका मैग्नीट्यूड आपको पता है v। तो आप ये तो कैलकुलेट कर ही चुके हैं कि रिवर को क्रॉस करने में वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होता है, x या फिर y कंपोनेंट। y कंपोनेंट। तो अगर आपने यहां पे थीटा एंगल पर हेडेड किया है तो बताओ उसे कितना टाइम लगेगा। तो टाइम की वैल्यू लिख सकते हैं l, विड्थ ऑफ द रिवर, डिवाइडेड बाय वर्टिकल कंपोनेंट कितना v cos थीटा। ये है t का वैल्यू। अब इस एक्सप्रेशन को हमें मिनिमाइज करना है। l जो कि कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो सकता, विड्थ ऑफ द रिवर। v ये भी कांस्टेंट है, मतलब वेलोसिटी ऑफ बोट इन फ्रेम ऑफ रिवर भी कांस्टेंट है। सिर्फ और सिर्फ हम किसको चेंज कर सकते हैं, थीटा को चेंज कर सकते हैं। मतलब हमारा जो बोट है ना वो हम किसी भी डायरेक्शन में हेडेड कर सकते हैं, तो v तो चेंज नहीं होगा लेकिन थीटा को चेंज किया जा सकता है। तो एक बात बताओ, इसको अगर मिनिमाइज करना है टाइम को, तो ये टाइम तभी मिनिमाइज होगा जब cos थीटा की वैल्यू क्या हो, मैक्सिमम। और cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू बताओ क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1। और cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 कब होती है, जब थीटा की वैल्यू क्या हो 0 डिग्री। थीटा 0 होने का मतलब क्या हुआ, अगर हम अपने बोट को रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हेडेड कर दें, क्योंकि थीटा 0 होने का मतलब लाइक दिस, तो उस केस में ये बोट मिनिमम टाइम में इस रिवर को क्या कर जाएगा, क्रॉस कर जाएगा। तो जरा ध्यान से देखिएगा, यहां से हमें देख करके समझ में आ रहा है कि t की मिनिमम वैल्यू क्या आती है l/v, क्योंकि cos थीटा की वैल्यू तो क्या होगी 1। और ये सिचुएशन कब आया देखिएगा, अगर वेलोसिटी ऑफ बोट इन फ्रेम ऑफ रिवर फ्लो के क्या हो, परपेंडिकुलर। तो आपको समझ में आ रहा है कि इन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट कहीं इधर आएगा, जो कि आपको क्या देगा, ग्राउंड फ्रेम में बोट की वेलोसिटी। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बताओ कि ग्राउंड फ्रेम में वेलोसिटी क्या है, तो यहां से आपको समझ में आ रहा है ये अपवर्ड डायरेक्शन में है, जिसका मैग्नीट्यूड आपको v दिया हुआ है, और ये क्या है u। तो वेलोसिटी ऑफ बोट इन ग्राउंड फ्रेम हम क्या लिख सकते हैं, ui कैप प्लस vj कैप। मतलब ग्राउंड फ्रेम में बोट इस डायरेक्शन में मोशन करता हुआ दिखाई देगा और फाइनली बोट इधर कहीं पहुंचेगा, लेकिन जो भी टाइम लगा होगा वो टाइम क्या होगा, मिनिमम होगा। मतलब यहां से एक बात तय है कि अगर हम अपने बोट को हमेशा रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हेडेड रखें, लाइक दिस, हमेशा इस डायरेक्शन में पॉइंटेड रखें, तो हम पहुंचेंगे तो कहीं इधर, लेकिन जो हमें टाइम लगा होगा वो टाइम क्या होगा, मिनिमम होगा। और ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, ड्रिफ्ट। और इस मिनिमम टाइम में कितना ड्रिफ्ट हुआ तो वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ड्रिफ्ट किस पे डिपेंड करता था, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पर, और एक्स कंपोनेंट क्या है, u मल्टीप्लाइड बाय टाइम, एंड टाइम इज व्हाट, l/v। यहां से हमारे पास ड्रिफ्ट आ जाए। तो अगर मैं इसका वेक्टर डायग्राम ड्रॉ करूं तो ध्यान से देखिएगा, वेक्टर डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। ये वेलोसिटी ऑफ बोट इन फ्रेम ऑफ रिवर, और ये वेलोसिटी ऑफ रिवर। इस वेक्टर को यहां से यहां शिफ्ट कर दिया, तो ये क्या है आपका, वेलोसिटी ऑफ बोट। इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए, टाइम मिनिमम तब होता है जब वेलोसिटी ऑफ बोट इन फ्रेम ऑफ रिवर फ्लो के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। और उस मिनिमम टाइम की वैल्यू क्या आती है, l/v, और यहां पे v क्या है, वेलोसिटी ऑफ बोट इन फ्रेम ऑफ रिवर का मैग्नीट्यूड।
तो इस स्टेटमेंट को लिख लें, काफी इंपॉर्टेंट है। इफ वेलोसिटी ऑफ बोट इन फ्रेम ऑफ रिवर इज परपेंडिकुलर टू द VR, then time will be minimum. क्लियर? इसी को ऐसे भी बोल सकते हैं कि इफ बोट इज हेडेड, क्योंकि आपको पता है कि बोट को किस डायरेक्शन में हेडेड किया जाता है, जो किसका वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी ऑफ बोट इन फ्रेम ऑफ रिवर। तो बोल सकते हैं इफ बोट इज headed in perpendicular direction to river flow, then time will be minimum. क्लियर है? तो यहां से आपको समझ में आ चुका है कि हम अपने बोट को इस डायरेक्शन में हेडेड तो करेंगे, लेकिन हम पहुंचेंगे इस पॉइंट पे नहीं। क्यों? क्योंकि रिवर के फ्लो की वजह से हम पहुंचेंगे कहीं इधर, लेकिन जो हमें टाइम लगेगा वो क्या लगेगा? मिनिमम लगेगा। तो इस चीज को आप लोग याद रखिएगा और ये वेक्टर डायग्राम भी याद रखिएगा। क्लियर है? ओके, चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला, कंडीशन फॉर जीरो ड्रिफ्ट। जीरो ड्रिफ्ट का मतलब क्या है कि अगर मुझे रिवर को क्रॉस करना है और मैं इस पॉइंट ए से स्टार्ट करता हूं, और अगर जस्ट वर्टिकली अपोजिट पॉइंट पे पहुंच जाए, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा ड्रिफ्ट क्या है? जीरो। क्योंकि ड्रिफ्ट क्या होता था? रिवर के फ्लो के डायरेक्शन में जो भी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट होता था उसी को तो हम ड्रिफ्ट बोलते थे। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि हमारा डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस के अलोंग जीरो तभी पॉसिबल है जब हम जस्ट वर्टिकली अपोजिट पॉइंट पे पहुंच जाए। तो अब आपसे यहां पर यह क्वेश्चन पूछा जाए अगर कि हम अपने बोट को किस डायरेक्शन में हेडेड करें कि ड्रिफ्ट जीरो आ जाए। तो एक बात बताओ, अगर आपने अपने बोट को इस डायरेक्शन में हेडेड किया तो क्या आप पॉइंट बी तक पहुंच पाएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि आज रिवर के फ्लो होने की वजह से ये वाला भी कंपोनेंट ऐड हो जाएगा, तो हम कहीं इधर पहुंचेंगे, और ये देख भी चुके हैं। और अगर मैं अपने बोट को इस लाइन से इस डायरेक्शन में कहीं हेडेड करूं तो डेफिनेटली मैं पॉइंट बी पे नहीं पहुंच सकता। तो आज इतना तो श्योर है कि हमें अपनी बोट को इस लाइन से इधर कहीं हेडेड करना होगा, और जिस डायरेक्शन में हम हेडेड करते हैं वो किसका डायरेक्शन होता है? वेलोसिटी ऑफ बोट इन फ्रेम ऑफ रिवर। और मान लेते हैं कि इस लाइन के साथ ये जो एंगल है ना, ये एंगल क्या है? थीटा है। तो अब हमारा सबसे पहला पर्पस ये है कि थीटा की क्या वैल्यू होनी चाहिए कि ड्रिफ्ट जीरो हो जाए। ड्रिफ्ट के लिए वेलोसिटी ऑफ बोट का कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होता था? एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट? ध्यान से याद करें, एक्स कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होता था। और अगर आप ध्यान से देखें यहां पर, तो रिवर की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में u, और अगर ये v इस डायरेक्शन में है तो v का ये कंपोनेंट क्या होगा? v cos थीटा, और इसका ये हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट है ये कंपोनेंट क्या होगा? v sin थीटा। तो अगर हमें ड्रिफ्ट जीरो करनी है ना, तो ध्यान से सुनना, ड्रिफ्ट क्या था? x कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाय t। तो ये जीरो तभी होगा जब ये जीरो हो जाए। नहीं आया? और ये जीरो कब होगा? जरा यहां ध्यान से देखना, अगर v sin थीटा की वैल्यू u के बराबर हो जाए, अगर v sin थीटा u के बराबर हुआ तो x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाएगा? जीरो। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि जीरो ड्रिफ्ट की कंडीशन क्या होगी? v sin थीटा इज इक्वल टू u। तो यहां से sin थीटा की वैल्यू क्या आती है हमारे पास? u बाय v। खास बात पता है क्या है कि जीरो ड्रिफ्ट तभी पॉसिबल हो सकता है जब v का वैल्यू u से ज्यादा हो, क्योंकि आप ये जानते हैं ये साइन थीटा है u बाई v, और साइन थीटा की वैल्यू 1 से कम होगी। तो 1 से कम होने का मतलब है कि जो डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशन लिखा हुआ है वो न्यूमरेटर वाले से क्या हो? ज्यादा हो।
इसका मतलब अगर हम पॉइंट ए से पॉइंट बी पे पहुंचना चाहते हैं तो वो तभी पॉसिबल है जब वेलोसिटी ऑफ बोट इन फ्रेम ऑफ रिवर वेलोसिटी ऑफ रिवर से क्या हो, ज्यादा हो। क्योंकि कभी कभी आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ये कंडीशन आपको दे दी और ये पूछा गया क्या इस केस में जीरो ड्रिफ्ट पॉसिबल है, तो हम हमेशा चेक करेंगे कि बोट की वेलोसिटी जो है रिवर के फ्रेम में जो है v, वो वेलोसिटी ऑफ रिवर से ज्यादा है या कम है। अगर ज्यादा होगा तो डेफिनेटली जीरो ड्रिफ्ट पॉसिबल है। तो यहां से हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू आ चुकी है u बाई वी, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब एक बात बताओ, जब तुम ग्राउंड फ्रेम में वेलोसिटी लिखते थे वो क्या लिखते थे, वेलोसिटी ऑफ बोट इन फ्रेम ऑफ रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर, मतलब इन दो वेक्टर का रिजल्टेंट ही तो लिखते थे। और आप यहां पे देख पा रहे हो कि आज x कंपोनेंट तो जीरो हो गया, सिर्फ बचा क्या तुम्हारे पास y कंपोनेंट, और y कंपोनेंट क्या है, v cos थीटा। तो देखना जरा ध्यान से, ये इंटरेस्टिंग बात है। आज ग्राउंड फ्रेम में जो वेलोसिटी है ना वो क्या है, v cos थीटा j कैप। मतलब इन दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट है ना वो इस डायरेक्शन में आएगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूं ध्यान से देखिएगा, ये वी आर और ये VVR, आज इन दो का रिजल्टेंट ऐसे आएगा और जो रिजल्टेंट है वो क्या देगा, वेलोसिटी ऑफ बोट इन ग्राउंड फ्रेम, जिसे हम बोल सकते हैं एक्चुअल वेलोसिटी। तो आज हम ये कह सकते हैं कि एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ बोट जो है ना वो रिवर फ्लो के क्या है, परपेंडिकुलर। कंफ्यूज मत होइएगा, जब टाइम मिनिमम होता है तो कौन परपेंडिकुलर था, VV या VVR, VVR परपेंडिकुलर था। लेकिन इस केस में कौन परपेंडिकुलर होगा, VV, क्योंकि जब हम अपने बोट को इस डायरेक्शन में हेडेड करेंगे ना तो इसका ये वाला कंपोनेंट तो इसे कैंसिल आउट कर देगा और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है ना वो इसकी हेल्प करेगा टू क्रॉस द रिवर। अब जरा देखना, इसी डायग्राम को ऐसे भी बना सकते हैं। अगर इस VR टर्म को मैं यहां पे शिफ्ट कर दूं तो देखिएगा कैसे, देखना ये आपका VR हो जाएगा, ये आपका VVR वेक्टर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, VV वेक्टर। समझ पा रहे हैं? क्या किया, इस वेक्टर को यहां से यहां शिफ्ट कर दिया है तो ये डायग्राम बन जाएगा। एक बात बताओ, इसका मैग्नीट्यूड क्या दिया हुआ है, V, और इसका मैग्नीट्यूड क्या है, U, और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। किसी एक राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आपको दो साइड पता है तो क्या आप तीसरी साइड कैलकुलेट कर सकते थे, बिल्कुल। बताओ यहां पर क्या वैल्यू लिखोगे, तो ध्यान से देखना, ये हाइपोटेन्यूज है, मान लेते हैं इसकी वैल्यू नहीं पता हमें, तो यहां पर देखिएगा ये वैल्यू क्या आएगी, स्क्वायर रूट ऑफ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट, ये वेक्टर डायग्राम आप याद रखें, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा, ये कंडीशन याद रखें कि किस कंडीशन में जो ड्रिफ्ट है ना उस ड्रिफ्ट की वैल्यू जीरो होगी, जब साइन थीटा क्या होगा, u बाय v, या हम इसी बात को ऐसे भी बोल सकते हैं जब इसका x कंपोनेंट रिवर फ्लो की वेलोसिटी को क्या कर दे, कैंसिल आउट कर दे। अब सपोज आपसे ये पूछ लिया जाता कि जब ड्रिफ्ट जीरो है ना उसमें उसे कितना टाइम लगा, तो वो आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, आपको पता है यही कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है v cos थीटा। तो हम डायरेक्टली यहां पे लिख देते टाइम इन दिस सिचुएशन कितना लगता है, L डिवाइडेड बाय v cos थीटा। और ये v cos थीटा है क्या, दिस इज द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ अ बोट, जिसका हम मैग्नीट्यूड ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, स्क्वायर रूट ऑफ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। मतलब इसी टर्म को ध्यान से देखना ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए मैं आपको क्या रिकमेंड करूंगा याद रखने के लिए वो ध्यान से सुन लीजिए। जीरो ड्रिफ्ट की कंडीशन क्या है, जब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल आउट हो, मतलब ये टर्म, बस आपको ये याद रखना है। इसके अलावा आपको यहाँ पे टाइम की वैल्यू वगैरह याद रखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और दूसरा एक और चीज़, ये डायग्राम और याद रखिएगा, क्योंकि जब ड्रिफ्ट जीरो होगी वो तभी पॉसिबल है तब जब बोट ग्राउंड फ्रेम में इस लाइन के अलोंग मूव करता हुआ दिखाई दे। आप सिचुएशन समझ पा रहे हैं, हमने बोट को इस डायरेक्शन में हेडेड किया,
लेकिन रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था। तो ग्राउंड फ्रेम में हमारी बोट हमेशा इस डायरेक्शन में फ्लो करती हुई दिखाई देगी, जो कि रिवर फ्लो के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो आप बस ये कंडीशन याद रखिएगा और ये वेक्टर डायग्राम याद रखिएगा, आपसे इस टॉपिक के सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे। ओके, ठीक। चलिए, अभी हम लोगों ने जो कंडीशंस पढ़ी है ना, उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लेते हैं। जरा ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन क्या है। वेलोसिटी ऑफ बोट इन फ्रेम ऑफ रिवर का मैग्नीट्यूड आपको 5 मीटर पर सेकेंड दिया है। वेलोसिटी ऑफ रिवर का मैग्नीट्यूड 4 मीटर पर सेकेंड है। एंड एल इज व्हाट, विड्थ ऑफ द रिवर, जो कि आपको 60 मीटर गिवन है। ठीक। फाइंड, ए पार्ट क्या है, मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर। मतलब अगर इस रिवर को क्रॉस करना है तो मिनिमम टाइम क्या लगेगा। आप बस मुझे कंडीशन बताएं कि मिनिमम टाइम की कंडीशन क्या होती थी। मिनिमम टाइम की कंडीशन थी कि हम अपने बोट को रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हेडेड करते थे। क्लियर। और आप यहां पे देख पा रहे हैं कि ये मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है, 5, और ये कितना दिया हुआ है, 4। तो टाइम कैलकुलेट करना इन दिस सिचुएशन, तो हम टाइम की वैल्यू क्या लिखते हैं, विड्थ ऑफ द रिवर, और विड्थ ऑफ द रिवर आपको कितना गिवन है, 60 डिवाइडेड बाय y कंपोनेंट, और इस समय y कंपोनेंट क्या होगा, 5। तो 60 डिवाइडेड बाय 5 एंड दिस इज व्हाट, तो यहां पे आप देख पा रहे हैं ये वैल्यू क्या आ रही है आपकी, 12 सेकेंड्स। दिस इज द मिनिमम टाइम। मतलब अगर हम अपनी बोट को रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हेडेड करेंगे ना, तो हम रिवर को मिनिमम टाइम में क्रॉस कर जाएंगे। क्लियर। ड्रिफ्ट, इन दिस केस ड्रिफ्ट कैलकुलेट करनी है। मतलब हम फाइनली इधर कहीं पहुंचे, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो एक बात बताओ, ड्रिफ्ट के लिए वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल था, एक्स और वाई। एक्स कंपोनेंट, एंड द एक्स कंपोनेंट इज व्हाट, 4, एंड टाइम कितना लगा, 12, तो 4 इंटू 12 एंड दिस इज व्हाट, 48 मीटर। मतलब इन दिस सिचुएशन जो ड्रिफ्ट की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, 48 मीटर। मतलब फाइनली बोट यहां पहुंच जाएगी, लेकिन उसे जो टाइम लगा होगा ना, वो टाइम क्या होगा, मिनिमम होगा। क्लियर। वेलोसिटी ऑफ बोट इन ग्राउंड फ्रेम। अब हमें ग्राउंड फ्रेम में वेलोसिटी ऑफ बोट बतानी है, और ये आप ऑलरेडी जानते हैं, हम इस एक्सप्रेशन लिख चुके हैं। ग्राउंड फ्रेम में जो वेलोसिटी होती है वो क्या है, वेलोसिटी ऑफ बोट इन फ्रेम ऑफ रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर का वेक्टर समेशन। अगर मैं इसे एक्स एक्सिस और इसे वाई एक्सिस कंसिडर करूं, तो बताएं वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर और वेलोसिटी ऑफ रिवर आप क्या लिखेंगे। तो ये देखें, ये वेलोसिटी किसके अलोंग है, वाई एक्सिस के अलोंग। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं 5 जे कैप प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर के लिए आप क्या लिखेंगे, 4 आई कैप। क्लियर। मतलब ग्राउंड फ्रेम में ये वेलोसिटी आ गई। और अगर इसका आप मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना चाहते हैं तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर, एंड दिस इज व्हाट, 25 प्लस 16 एंड द रूट 41 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये कह सकते हैं कि अगर ग्राउंड फ्रेम से कोई ऑब्जर्व कर रहा है ना, तो उसे बोट इस डायरेक्शन में जाता हुआ दिखाई देगा, और उसका जो मैग्नीट्यूड होगा ना वो क्या होगा, रूट 41 मीटर पर सेकेंड। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि आपको कोई भी फॉर्मूला याद नहीं रखना, आपको सिर्फ ये कंडीशंस पता होनी चाहिए कि मिनिमम टाइम की कंडीशन क्या है। जैसे कि हमें पता है कि मिनिमम टाइम तब होता है जब हम अपने बोट को रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हेड करते हैं, और हमने बस वही कंडीशन लगाया और यहां पे टाइम, ड्रिफ्ट, वेलोसिटी ऑफ बोट इजीली कैलकुलेट कर पाए। ओके, ठीक है। चलिए एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। डेटा एज इट इज सेम है जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में था। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द एंगल विद द रिवर फ्लो इन विच बोट शुड बी हेडेड फॉर द जीरो ड्रिफ्ट। आपसे पूछा जा रहा है कि बोट को हम किस डायरेक्शन में हेडेड करें कि ड्रिफ्ट क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो हम कंडीशन देख चुके हैं, देखिएगा जरा। हम बोट को इस डायरेक्शन में हेडेड करते थे और ये एंगल होता था थीटा,
ये क्या होता था, वेलोसिटी ऑफ बोट इन फ्रेम ऑफ रिवर, एंड दिस इज व्हाट, वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो आपको याद होगा वहां पर साइन थीटा का वैल्यू क्या आया था निकल के, वी आर अपॉन वी बी आर, और वी आर का वैल्यू क्या है 4 डिवाइडेड बाय 5। तो यहां से हम कह सकते हैं थीटा इज व्हाट 53 डिग्री। या आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, वी आर का जो ये वाला कंपोनेंट होगा वो वी आर को क्या करना चाहिए, कैंसिल आउट करना चाहिए। यही तो हमने किया था, क्योंकि जब ड्रिफ्ट 0 होगा तो वो तभी पॉसिबल है जब x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या हो 0। और आप ये जानते हैं इसका मैग्नीट्यूड 5 है, तो देखिए इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा 5 cos थीटा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा 5 sin थीटा, और वी आर का मैग्नीट्यूड क्या है 4। तो अगर 5 sin थीटा की वैल्यू 4 के इक्वल हो जाए तो हम कह सकते हैं कि उस केस में ड्रिफ्ट क्या आएगा 0 आएगा। तो यहां से आया एंगल। हमसे एंगल किसके साथ पूछा है, एंगल विद रिवर फ्लो। एक्चुअली हमें ये एंगल कैलकुलेट करना है ए पार्ट में। तो आपको पता है अगर थीटा की वैल्यू पता चल चुकी है और अगर मैं इस एंगल को अल्फा बोलूं तो बताओ आप अल्फा की वैल्यू क्या लिखोगे, थीटा प्लस π/2, मतलब हम यहां पे लिख सकते हैं 53 डिग्री प्लस 90 डिग्री, एंड दिस इज व्हाट 143 डिग्री। क्लियर। ए पार्ट मतलब अगर हम अपनी बोट को रिवर फ्लो से 143 डिग्री के एंगल पर हेडेड करेंगे तो फाइनली हमारी बोट यहां पहुंच जाएगी इस पॉइंट पर। बी पार्ट बताएं क्या है, टाइम टू क्रॉस द रिवर इन दिस केस। अब पूछा जा रहा है कि इस सिचुएशन में कितना टाइम लगा क्रॉस करने में। एक बात बताओ, वर्टिकल कंपोनेंट क्या है 5 cos थीटा, और हम ये जानते हैं कि रिवर को क्रॉस करने में वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल था, x और y कंपोनेंट। तो जरा ध्यान से देखिएगा, टाइम क्या लिखिएगा, क्रॉसिंग L, दिस इज व्हाट 60 डिवाइडेड बाय 5 cos थीटा, मतलब 5 cos 53, एंड द वैल्यू ऑफ cos 53 इज व्हाट 3/5। तो ये वैल्यू आती है आपके पास क्या 60/3, एंड दिस इज व्हाट 20 seconds। सी पार्ट, वेलोसिटी ऑफ बोट। अब आप ये देख पा रहे हैं कि ग्राउंड फ्रेम में जो वेलोसिटी ऑफ बोट होगी वो क्या होगी, इन दो का रिजल्टेंट होता था, और इन दो का जो रिजल्टेंट है वो सिर्फ y एक्सिस के अलोंग आ रहा है, और वो क्या है 5 cos थीटा। तो हम ये कह सकते हैं कि ग्राउंड फ्रेम में जो वेलोसिटी होगी वो होगी 5 cos 53 j कैप, और ये वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 3 j कैप। मतलब ग्राउंड फ्रेम से देखने पर ऐसा लगेगा जैसे कि बोट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और कितनी वेलोसिटी से 3 मीटर पर सेकेंड से। तो ये था एक प्रॉब्लम किस पर, जीरो ड्रिफ्ट पर, जिसमें हमने बोट को यहां से 53 डिग्री के एंगल पर हेडेड किया, तब जाकर के हमारी बोट जस्ट वर्टिकली अपोजिट पॉइंट पर पहुंच पाया। क्लियर, ओके।